हरिवंश राय बच्चन, श्री हरिवंश राय बच्चन ने बहुत ही अच्छी लाइन लिखी है, बहुत ही अच्छी पंक्तियां लिखी हैं कि अगर जुनून हो सर पे तेरे, अगर जुनून हो सर पे तेरे और अंतर में हो विश्वास, तब ठोकर और ठुकराने का कहां होता है एहसास। तब ठोकर और ठुकराने का कहां होता है एहसास। मकसद में अगर तेरी सच्चाई हो, मकसद में अगर तेरी सच्चाई हो तो सीना ठोक के यही कहो, मकसद में तेरी सच्चाई हो तो सीना ठोक के यही कहो, झुकना होगा दुनिया तुमको, झुकना होगा दुनिया तुमको, विश्वास पे अपने अड़े रहो, विश्वास पे अपने अड़े रहो। ये चंद पंक्तियां हैं श्री हरिवंश राय बच्चन की कविता की, अड़े रहो अड़े रहो। जी हाँ, दुनिया में मुश्किलें आती रहती हैं, जीवन है तो मुश्किलें हैं, और मुश्किलें हैं तो समाधान है, संघर्ष है। तो यही मैं आपको कहना चाहूंगा कि कभी भी टूटिए मत, कभी भी बिखरिए मत, और कोशिश कीजिए कि एक नए जोश में हर दिन की शुरुआत कीजिए और आगे बढ़िए। चलिए, नमस्कार दोस्तों, मैं उमंग कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम नगरी में। और अब आप सभी जानते हैं, इस बुक से परिचय आपका होगा। इतने सारे चैप्टर हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं, 11 चैप्टर, और आज 12वें चैप्टर का दिन है। और 12वां चैप्टर 1905 से लेके 1917 के बीच का इतिहास हम लोग 1907 से 1917, 7 में जब सूरत विभाजन हुआ था कांग्रेस का, तब से लेके 1917 तक का इतिहास, जब गांधी जी जो है पहली बार भारत में आए थे, तब का हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, 251 से 278 पेज, यानी कि 27 पेज, जी हाँ सही सुना आपने, स्पेक्ट्रम की 27 पेज की ये 27 पेज का ये अध्याय है। और इसको हम आज अभी के अभी आपको मैं नोट्स के साथ दे के, इसको मैं नोट्स भी आपको दूंगा, लेकिन आपको नोट्स से पढ़ना है और इस चीज को समझने की कोशिश करनी है, ताकि आपको रटना नहीं पड़े, ताकि आपको याद नहीं करना पड़े। तो आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये जरूर कहना चाहूंगा कि वीडियो अगर आप देख रहे हो तो दोस्तों में शेयर जरूर करें, और कभी भी वीडियो देखें लाइक जरूर करें। लाइक करने से मुझे पता चलता है कि आपने उसे समझा। और उसके बाद तीसरी चीज, मैं आपको बस एक छोटी सी चीज, छोटा सा रिक्वेस्ट ये करना चाहूंगा कि जब भी आप बैठिए, आपके लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जब भी आप बैठिए पढ़ने के लिए या मेरी वीडियो देखने के लिए, तो जिस चीज को मैं बता रहा हूं, जिस चीज मतलब मैं आपके साथ पढ़ रहा हूं, मैं कोई शिक्षक हूं नहीं, मैंने आपको पहले बताया था, तो उस चीज की किताब लेकर, कॉपी लेकर अपने साथ बैठिए, परफेक्ट नोट्स बनेंगे और परफेक्ट तरीके से हम लोग पढ़ भी लेंगे। आइए शुरू करते हैं। लेके चलता हूं मैं अपने नोटबुक पे और इंट्रोडक्शन करवाता हूं अपने नोटबुक से और दिखाता हूं कैसे मैंने इसके नोट्स बनाए हैं। आइए चलते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको लेके आ गया हूं अपनी नोटबुक पे, और नोटबुक में आप देख सकते हैं कि ये मेरी नोटबुक है, और मैं जब भी बैठता हूं तो किताब लेके साथ में बैठता हूं। तो आप लोग भी ऐसा ही कीजिए। तो आज चैप्टर 12 का दिन है। जी हाँ, चैप्टर 12, अध्याय 12, और हमने जो है इससे पहले अध्याय 11 तक पढ़ लिया है। आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे जाके जो है सारे वीडियोस के लिंक पड़े हुए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, कोई चैप्टर समझने जा रहे हैं, तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उस चैप्टर का मतलब समझिए कि आप लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं। तो हमें पढ़ना है राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन 1905, 1918, 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था, तब से लेकर 1918 गांधी जी के आने के बाद तक जो है कई सारे आंदोलन हुए। राष्ट्रीय आंदोलन, तो राष्ट्रीय आंदोलन का मतलब होता है वे आंदोलन, वो विरोध जो कि अपने राष्ट्र के हित में हो, वो सभी राष्ट्रीय आंदोलन कहे जाते हैं। उसके बाद ये देख रहे होंगे उग्र राष्ट्रवाद का युग। तो इस चैप्टर के अंदर हमें अध्याय 12 जो पढ़ना है वह पढ़ना है उग्र राष्ट्रवाद का युग, 1905 से 1909 के बीच का इतिहास हमें इस चैप्टर में पूरा पढ़ना है। और बहुत ही 4 साल की जो घटना है, ये अब मैं आपको बता दूं कि 251 पेज से 278, जी हाँ 26 पेज में जो है यह चैप्टर है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कितने सारे इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। और सबसे बड़ी चीज, इससे भी बड़ी
चीज मैं आपको बता दूं कि इससे संबंधित कई बार मुख्य परीक्षा में प्रश्न आ चुके हैं, उग्र राष्ट्रवाद, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित। तो इस चैप्टर को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, आप इस वीडियो को पूरा देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। चलिए देखते हैं अध्याय 12 कहाँ पे मेरे नोटबुक में इसका वर्णन मैंने किया है और कहाँ मैंने कैसे नोट्स बनाए हैं। तो ये अध्याय देख लिया, मैं बुक को साइड में रख लेता हूँ और अपनी कॉपी खोलता हूँ और देखता हूँ कि कहाँ पे है ये। तो ये आपके सामने है कॉपी में, देखिए उग्र राष्ट्रवाद का युग अध्याय 12 जो है वह 73 से 79 पेज में। तो आइए चलते हैं आपको लेके 73 से 79 पेज। जी हाँ, थोड़ा सा मैं कैमरे को फिक्स कर लूँ। 73 से 79 पेज, जी हाँ। हाँ, अब ये 73वां पेज जो है आपके सामने, देखिए मैंने 73 मार्किंग दे रखी है ऊपर में, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा कैमरा को मैं ऊपर कर देता हूं, शायद आपको दिख गया होगा यहाँ पे। 73 नंबर पेज, चैप्टर है उग्र राष्ट्रवाद का युग। बहुत ही कॉमन मैंने ये नोट्स बनाए हैं, चूंकि मुझे पढ़ने थे, मैंने थोड़ा डिटेल में किए। अगर मुझे पता होता है कि मुझे इस पर वीडियो बनाना है तो मैं ऐसे करके कॉपी को ऐसे पलट के ऐसे ऐसे लिखता बड़े बड़े अक्षरों में। खैर आपको दिखाई दे रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, बस मुझे उतना ही चाहिए। चलिए शुरू करते हैं बिना देर के हुए। आप किताब साथ में लेके बैठेंगे। तो उग्र राष्ट्रवाद का युग चैप्टर नंबर 12, जिसमें 1905 से 1909 का इतिहास हमें पढ़ना है। आइए चलते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर का जो नाम है उग्र राष्ट्रवाद, इसके उदय का कारण जानेंगे। कई बार यह प्रश्न परीक्षा का भाग बन चुका है कि भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का उल्लेख करते हुए कुछ आंदोलनों की चर्चा करें, या फिर बहुत सारे ऐसे प्रश्न, तो इसके बारे में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले जो है, सबसे पहला कारण अंग्रेजी राज्य के सही स्वरूप की पहचान। अंग्रेज हमेशा कहते थे कि हम भारत देश के लिए काम कर रहे हैं, देश के नागरिकों की जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए काम कर रहे हैं, उनकी शिक्षा स्तर को ऊपर उठाने की के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जब अंग्रेजों का सही स्वरूप सामने आया तो वह बड़ी ही भयावह था, जो कि एक महत्वपूर्ण कारण बना उग्र राष्ट्रवाद के उदय का। लोगों को समझ में आ गया कि अब उदारवादी नीतियों से आज़ादी नहीं मिलने वाली, या हमें अपना हक नहीं मिलने वाला। तो इसमें क्या स्वरूप दिखाया, आखिर अंग्रेजों ने क्या स्वरूप दिखाया, इसके बारे में। तो सबसे पहले उनकी आर्थिक शोषण की नीति, जो उनकी राजस्व की नीति थी, जिसमें वह आर्थिक शोषण करते थे, धन की लेन देन के लिए जो है पूरी तरह भारत को लूट रहे थे। तो आर्थिक शोषण की नीति सामने आई खुल के। दूसरा, वर्तमान अधिकारों पर कुप्रभाव। जो लोगों के पहले से अधिकार थे, जैसे पुराने जो जमींदार थे उनका वैल्यू खत्म होने लगा, उनके सम्मान में कमी आई, पुजारियों के सम्मान में कमी आई। क्यों आई? अंग्रेजों की नई नई नीतियों के कारण। उनका स्वरूप जब सामने आया, उन्होंने नई नई नीतियां लागू करना शुरू किया, तो वर्तमान अधिकार जो थे पहले के लोगों के, उनको खत्म किया जाने लगा, और तो उस पर एक बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, जिसके कारण लोगों ने सोचा कि अब उग्र राष्ट्रवाद ही एक जरिया है जिसके कारण जो है, जिससे हमें आज़ादी मिल सकती है। उसके बाद 1872 का भारत शासन अधिनियम का विरोध, माफ कीजिएगा, 1892 का भारत शासन अधिनियम। जी हाँ, 1892 में जो भारत शासन अधिनियम था, यह कहीं ना कहीं भारतीयों के पक्ष में था, कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनको अधिकार दिए गए थे। जब इसका विरोध करना अंग्रेजों ने शुरू किया, इससे पता चला कि अंग्रेज कहीं से भी जो है भारतीयों को जो है वह आगे बढ़ने नहीं देखना चाहते, इसीलिए जो है विरोध हुआ, इसीलिए जो है उग्र राष्ट्रवाद का उदय हुआ। 1897 में क्या हुआ था, पुणे में नाटो बंधु को निर्वासित कर दिया गया था। ये जो नाटो बंधु थे, ये देश के लिए लड़ रहे थे और देश के लोगों को जागृत कर रहे थे। एक राष्ट्रवाद, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, ये जो है, अगर आप इंस्पेक्टर, मैंने हमेशा कहता हूँ बुक लेके साथ में बैठिए। तो ये जो थे राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा रहे थे ये नाटो बंधु, तो इनको जो है निर्वासित कर दिया गया, जिससे लोगों को अंग्रेजों का जो है सही स्वरूप लोगों के सामने आया। उसके बाद राष्ट्रवादी नेताओं की गिरफ्तारी। कई सारे नेता थे, जैसे में महात्मा गांधी तो थे नहीं उस समय, लाल बाल पाल ये लोग थे। तो
बाल गंगा कुछ भी होता था तो बाल गंगाधर तिलक को तो पहले अरेस्ट किया जाता था। तो कुछ नेताओं की, जो राष्ट्रवादी नेता थे, जो राष्ट्र के लिए लड़ रहे थे, उनकी गिरफ्तारी हुई। प्रेस का दमन क्यों? देखिए, ये देखिए इसमें क्या है कि कार्यालय गोपनीयता कानून, ये कानून लाया गया जिसमें क्या किया गया, प्रेस में होने वाले जो भी प्रक्रिया थी उसको एकदम अंग्रेजों के समक्ष या फिर पब्लिकली कह सकते हैं कि जनता के समक्ष रख के काम करना था। तो ये गोपनीयता कानून जो लाया गया था, ये प्रेस का दमन करने के लाया गया था कि प्रेस कोई भी उल्टा सीधा चीज छापने से पहले अंग्रेजों से या ब्रिटिश सरकार से उसकी आज्ञा ले, या कोई भी राष्ट्र विरोधी चीज, वो लोग उसको राष्ट्र विरोधी कहते थे, असली में वो राष्ट्र के प्रति होता था कोई भी चीज वो लोग छापते थे। तो प्रेस का दमन भी सामने आया इस मामले में। तो ये सारी चीजें, ये सारे लाइन्स आपको समझ में आ गया हो कि अंग्रेजों का सही स्वरूप सामने आया। कैसे सामने आया? तो इन सब बातों से सामने आया, पहला कारण। दूसरा कारण, आत्मविश्वास तथा आत्मसम्मान में वृद्धि। अब लोगों में आत्मसम्मान में वृद्धि आई। कैसे आई? तो देखिए, तिलक, बाल गंगाधर तिलक, ये तो कई बार अपने लेखन के वजह से, बोलने की वजह से जेल जाते थे। अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल, तो ये सब लोग जो थे, ये लोगों का हौसला बढ़ाते थे और इनके हौसले से लोगों का हौसला बढ़ता था। तो इनके बड़े हौसलों के कारण लोगों में क्या आया? आत्मविश्वास आया। लोगों में स्वयं क्षमता तथा विशेषता की पहचान पर बल दिया गया। लोगों को इन सभी नेताओं ने अपने लेखन के माध्यम से, अपने भाषण के माध्यम से ये बताया कि आप एक सम्मानित नागरिक हैं भारत के, और इस तरह से आप पे अत्याचार नहीं किया जा सकता। उनके आत्मविश्वास में वृद्धि लाई गई और उनके आत्मसम्मान में वृद्धि जो है दर्ज हुई उस समय उनके भाषण से, इन लोगों के भाषण से, इन लोगों के कार्यशैली से, जिससे क्या हुआ, लोगों में विश्वास बढ़ा। तो ये चीज हो गई। तीसरा कारण था शिक्षा का विकास। देखिए, अंग्रेज जो थे वो शिक्षा की नीति तो ला रहे थे, लेकिन जैसे जैसे लोग पढ़ लिख रहे थे, लोगों की अज्ञानता दूर हो रही थी। शिक्षा और बेरोजगारी का समानांतर विकास हुआ। देखिए, शिक्षा और बेरोजगारी का जब समानांतर विकास होता है ना, अभी जैसे हो रहा है हमारी सरकार में, शिक्षा और बेरोजगारी दोनों का विकास हो रहा है। लोग पढ़ लिख भी ले रहे हैं और बेरोजगारी भी बढ़ रही है। तो जब ये दोनों आपस में टकराते हैं तो बहुत बड़ा विस्फोट होता है। शिक्षा, लोग शिक्षित हो जाएंगे, और ज़्यादा बेरोजगारी होगी तो लोग आवाज़ उठाएंगे। यही कारण था उग्र राष्ट्रवाद का। तो शिक्षा और बेरोजगारी का समानांतर विकास, रोजगार के सृजन नहीं, रोजगार लगभग बंद कर दिए थे अंग्रेजों ने, जो अभी की सरकार कर रही है। युवाओं में राष्ट्रवाद की ओर झुकाव। अब जो युवा थे वो तो बेरोजगार हो गए, काम क्या उनको? तो राष्ट्र के प्रति लड़ो, क्योंकि वो हर चीज के लिए अंग्रेजों को ही जिम्मेदार मानते थे। उसके बाद पाश्चात्य शिक्षा से नई चेतना की जागृति। पाश्चात्य शिक्षा मतलब अंग्रेजी शिक्षा से है। अंग्रेजी शिक्षा जो लोगों को मिलने लगी और कुछ लोग अंग्रेजी के बढ़िया ज्ञाता बन गए, तो उनको अब ग्लोबली जो है विश्वव्यापी कह सकते हैं, या वैश्विक रूप से जो है आगे बढ़ने, बात करने, लोगों के पास अपनी आवाज़ उठाने या दूर देशों से यहाँ अपनी आवाज़ उठाने का मौका मिल गया। तो ये पाश्चात्य शिक्षा से नई चेतना की जागृति हुई, और लोग जो हैं वो इस जागृति में लोगों ने क्या किया कि अंग्रेजों से बात करना शुरू किया। पहले तो लोग उसकी भाषा ही नहीं जानते थे। तो भाषा का विकास, पाश्चात्य शिक्षा का विकास जो था वह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था। तो कुल मिला के शिक्षा से चारों लाइन संबंधित है। शिक्षा का विकास ये तीसरा कारण है राष्ट्रवाद के उदय का। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय घटना का प्रभाव, जिसकी चर्चा मैं हमेशा करता हूं कि जब दूर देशों में कुछ देश जो गुलाम है वो जब लड़ना शुरू करते हैं और अंग्रेजों को हरा देते हैं, पछाड़ देते हैं, तंग करते हैं, तो इससे जो देश गुलाम है, जो आवाज़ नहीं उठा रहा, उसको एक प्रेरणा मिलती है। वही यहाँ पे हुआ। 1868 के पश्चात जापान का विशाल औद्योगिक शक्ति के रूप में उभरना। जी हाँ, जापान जो पहले भी वहाँ ब्रिटिशों का कब्जा हो रखा था, तो जापान ने लड़ाई लड़ी और 1868 के पश्चात जापान जो है विशाल औद्योगिक शक्ति के रूप में उभरा। इससे भारत को एक सीख मिली। 1896 की इथोपिया का इटली पर विजय। इथोपिया जो कि छोटा सा राज्य था, छोटा सा देश था, इसने क्या किया, इटली पर विजय कर ली। इटली अच्छा खासा जो है शक्तिशाली राज्य था, उस पर विजय कर ली। तो लोगों में एक जागृति पैदा हुई कि नहीं, हम चाहे छोटे ही क्यों ना हो, हम जो है अंग्रेजों को हरा सकते हैं या अपने से बड़ों को हरा सकते हैं, अगर हमारे पास आत्मशक्ति है या आत्म इच्छा हराने की है। तो 1905 में जापान द्वारा रूस की पराजय। जब जापान और रूस में आप कंपेयर करेंगे तो आपको कौन शक्तिशाली लगेगा? रूस शक्तिशाली लगेगा। रशिया जो है
उसमें भी अधिक शक्तिशाली था, लेकिन जापान ने उसको हरा दिया। तो इससे सीख मिली। आयरलैंड, रूस, मिस्र, चीन, इन सब जगह क्रांतिकारी आंदोलन पूरी तरह प्रखर पे थे, ऊंचाई पे थे। तो इन सब के आंदोलन ने जो है भारतीयों को एक नई प्रेरणा दी कि अंग्रेजों से लड़के उनको परेशान करके यहाँ से भगाया जा सकता है और अपने देश को आज़ाद किया जा सकता है। इसलिए जो है उग्र राष्ट्रवाद को उन्होंने जो है महत्व दिया। ये 4 कारण हो गए। चलिए पांचवा कारण देखिए, अब कभी प्रश्न आए ना लिखने के लिए तो आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा, लेकिन अब ध्यान से अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको बहुत सारे कारण मिलेंगे। बढ़ते हुए पश्चिमीकरण के विरुद्ध प्रक्रिया। जी हाँ, देखिए लोग जो अंग्रेज आ गए थे अपने देश में, थोड़ा सा मैं कैमरा इधर कर देता हूं, लोग जो अपने देश में आ गए थे वो क्या कर रहे थे कि हमारी समाज, जो हमारी भारतीय संस्कृति थी, उसमें पश्चिमीकरण मिलाने के पक्ष में थे। तो इससे आवाज़ उठी, समाज में पश्चिम प्रभाव पर चिंता जताई गई। लोग छोटे कपड़े पहनते थे, देखा देखी शर्ट पैंट धोती की जगह पहनते थे। तो ये कहा गया कि भारत जो है अपनी पहचान खो रहा है। उसके बाद भारतीय संस्कृति के पश्चिमी सभ्यता में विलय का खतरा। लोगों को यह लगा कि भारतीय संस्कृति पश्चिमी सभ्यता में मिल न जाए। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, इन सब ने मिलकर प्रयास किया और यहाँ इस सब प्रयासों ने, ये पश्चिमीकरण के विरुद्ध जो प्रक्रियाएं हुई, इसने जो है उग्र राष्ट्रवाद को जन्म दिया। उसके बाद उदारवादियों की उपलब्धियों से असंतोष। अब चूंकि 2 दल थे कांग्रेस में, एक था उग्रवादी, दूसरा था उदारवादी। उदारवादी पहले क्या किए, हाथ जोड़ के, विनय करके, विनती करके अपनी बात मनवाना चाहें, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। तो उनकी असफलता जो थी वह लोगों को मजबूर कर दी कि अब ऐसे नहीं, अब हमें हिंसा का सहारा लेना पड़ेगा, लड़ाई का सहारा लेना पड़ेगा। देखिए राष्ट्रवादी क्षमा याचना, शांतिपूर्ण स्वभाव से संतुष्ट नहीं थे। ये मानना था देशवासियों का, राष्ट्रवादियों का, कि हमें आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिल सकती। अगर हमें आज़ादी चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। उसके बाद राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा भी दी गई उसको। तो उदारवादियों की असफलता एक बड़ा कारण थी कि भाई उदारवादी नहीं है, अब उग्रवादी बनो। लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति। अब लॉर्ड कर्जन को तो आप जानते होंगे, जिनके समय में बंगाल विभाजन हुआ था। जी हाँ, कब हुआ था, 1905 में। तो उन्होंने शिष्टमंडल भूलो तथा आयोगों का कार्यकाल, देखिए उनका जो कार्यकाल था या उनका शिष्टमंडल था, ये हमेशा भारतीयों के विरुद्ध ही काम करता था। उसके बाद कांग्रेस के प्रति इनकी हीन भावना। लॉर्ड कर्जन हमेशा कांग्रेस को जो है एकदम बद से बदतर मानते थे और कहते थे कि कांग्रेस एक लड़खड़ाती हुई संस्था है। तो कांग्रेस के प्रति हीन भावना जो है ये लोगों को उग्र करने के लिए काफ़ी थी। प्रतिक्रियावादी कानून जैसे गोपनीयता कानून, विश्वविद्यालय अधिनियम, ये सारे अधिनियम जो थे ये भारतीयों के खिलाफ थे। और उन सबसे बड़ा कारण 1905 का बंगाल विभाजन, जिससे लोग काफ़ी उग्र हो गए। 8वां कारण जुझारू राष्ट्रवादी विचारधारा का अस्तित्व। जी हाँ, कुछ ऐसे नेता थे जो उग्र राष्ट्रवाद को हवा देते थे, उसको बढ़ावा देते थे। उन्हें लगता था कि अगर हम लगातार लगे रहेंगे तो एक न एक दिन अंग्रेज यहाँ से जरूर चले जाएंगे। उनमें कौन कौन से नेता थे, राजनारायण बोस, अरविंद घोष, लाल बाल पाल तो आप लोग पहले याद रखिए, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। 3 नाम तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे लाल बाल पाल से। उसके बाद अ से 2 गो है, अरविंद घोष, अश्विनी कुमार दत्त, तो ये दोनों हो गए। उसके बाद राजनारायण बोस। तो कुछ ऐसे इन सभी राष्ट्रवादी विचारधारा के व्यक्तियों का स्वभाव उग्र था। ये सभी उग्र स्वभाव के थे और इन्होंने स्पष्ट कहा कि आज़ादी बलिदान मांगती है, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष आवश्यक है, हमें विदेशी शासन से घृणा करनी चाहिए। ऐसे ऐसे विचारधारा थी लोगों की, तो उग्र राष्ट्रवाद क्यों न जन्म ले। तो हम लोगों ने पढ़ लिया उग्र राष्ट्रवाद के कारण। कौन कौन से कारण पढ़े। पहला कारण अंग्रेजी राज्य के सही स्वरूप की पहचान, आत्मविश्वास तथा आत्मसम्मान में वृद्धि, शिक्षा का विकास, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव, बढ़ते हुए पश्चिमीकरण का विरोध, उदारवादियों की उपलब्धि से असंतोष या उदारवादों की असफलता, लॉर्ड कर्जन की नीतियां या प्रतिक्रियावादी नीतियां या राष्ट्र विरोधी नीतियां, उसके बाद कुछ जुझारू नेताओं की विचारधारा, सबने मिलकर उग्र राष्ट्रवाद को जन्म दिया और मजबूर किया अंग्रेजों के प्रति हिंसा करने के लिए, ताकि हमारा भारत आज़ाद हो सके। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण था, कितने अच्छे से हमें ये, अगर ये प्रश्न आ जाए कभी तो कितने आराम से हम लोग अब लिख देंगे अगर हमने पढ़ लिया है तो। चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि अभी 5 से 9 का इतिहास पढ़ना है।
बंगाल विभाजन, जी हाँ, बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन में जानते होंगे बंगाल बहुत बड़ा प्रदेश था। यहाँ से स्वदेशी आंदोलन का जन्म हुआ, जो देश में देश के लिए आंदोलन होने लगे। स्वदेशी आंदोलन के जन्म का प्रारंभ 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन हुआ, तब से जो है यह प्रक्रिया शुरू हो गई। उद्देश्य क्या था? बंगाल जैसे विशाल साम्राज्य को दुर्बल करना। चूंकि 1857 की जब लड़ाई हुई थी, उसमें लोगों ने देखा था कि बंगाल कितना बड़ा साम्राज्य था और कितनी ज़्यादा यहाँ पे जो है दुर्दशा हुई थी अंग्रेजों को, कितनी मेहनत करनी पड़ी थी आंदोलन रोकने के लिए। क्यों? क्योंकि उनमें एकता थी। इसी एकता को तोड़ना था, बंगाल जैसे विशाल साम्राज्य को तोड़ के छोटा करना था। विभाजन का आधार उन्होंने कहा भाषा और धर्म, यानी भाषा और धर्म के नाम पर जो है उन्होंने बांटना शुरू किया। आंदोलन से जो है उग्र राष्ट्रवाद की आग को हवा मिली, वस्त्रों की होली जलाई गई तथा विरोध प्रकट किया गया। जी हाँ, उदारवादियों ने क्या किया? राखी बांधी, है ना, लेकिन इन्होंने क्या किया? वस्त्रों कपड़ों की होली जलाई, अंग्रेजी कपड़ों को जलाया गया, उग्र राष्ट्रवाद को हवा मिली, जहां तहां तोड़फोड़ हुए। उदारवादियों द्वारा विरोध कैसे किया गया? उदारवादियों ने कैसे विरोध किया? तो एसएन बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी इनका नाम था, के मिश्रा नाम था, पृथ्वीराज राय, ये सब प्रमुख नेता थे उदारवादी आंदोलन के। उग्रवादियों के बारे में जानते होंगे कैसे आंदोलन करते हैं, लेकिन उदारवादी में इन्होंने क्या किया? प्रार्थना पत्र, जिसे आप लोग अभी एप्लीकेशन बोलते हैं, जी हाँ, आवेदन पत्र, तो आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र लिख के जो है विरोध करते थे। विरोध जो है आंदोलन हम लिखेंगे कि देखिए हम आपके आपने ये काम किया, बंगाल को अलग किया, हम अब इसका विरोध करते हैं, ऐसे लिख के देंगे तो उससे क्या होने वाला है? ये लोग उसी का सहारा लेते थे, इसलिए इसको भीख मांगने, क्षमा याचना करने वाली संस्था ये उदारवादियों को बोला जाता था। उसके बाद सभाएं करते थे, निंदा प्रस्ताव जारी करते थे, पत्रिकाओं तथा समाचार पत्र द्वारा जो है ये समाचार फैलाते थे कि अंग्रेजों ने हमारे साथ गलत किया है। तो रोने से कुछ नहीं होता है, ये लोग खाली रोते थे उदारवादी लोग, इनका विरोध करने का यही तरीका था। उसके बाद सभी आंदोलन के बावजूद जो है अभी सबसे कोई फर्क नहीं पड़ा लॉर्ड कर्जन को। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई और 3 महीने के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 16 अक्टूबर 1905 को यह प्रभाव में आ गया। मतलब 16 अक्टूबर 1905 को जो है यह बंगाल विभाजित हो गया। अब उससे पहले क्या हुआ था? 7 अगस्त को कलकत्ता के टाउन हॉल में प्रदर्शन किया गया था। क्या क्या चीज़ें हुई इस बीच में देखिए। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ और स्वदेशी आंदोलन, यही स्वदेशी आंदोलन है। स्वदेशी आंदोलन वह आंदोलन नहीं जो देश में हुआ, स्वदेशी आंदोलन वह आंदोलन कह सकते हैं जो कि देश के लिए हुआ या देश की चीज़ों को समर्थन देने के लिए हुआ। 16 अक्टूबर के दिन शोक दिवस मनाया गया, जिस दिन बंगाल विभाजित हो गया उस दिन शोक दिवस मनाया गया, व्रत किया गया, गंगा स्नान किया गया, लोगों ने एक दूसरे के कलाई पर राखियाँ बांधी, नंगी पदयात्रा की, नंगे पैर घूमे, वंदे मातरम के नारे लगाएं। तो कितना कुछ हुआ, कितना कुछ लोग फुदक रहे थे, लेकिन कर्जन ने कर ही दिया। आपसी एकता दिखाने के लिए एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधी। पूना से जो है बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, जी हाँ, पूना में कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। पंजाब से लाला लाजपत राय, दिल्ली से सैयद हयात रजा और मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई, ये सारे नेता कुछ नेता हैं जिन्होंने जो है आंदोलन का नेतृत्व किया। तो ये सारे नेताओं के नाम हैं, इनका नाम ध्यान में। ये आंदोलन करने का तरीका था, बंगाल विभाजन का एक स्वरूप मैंने आपके सामने पेश किया और कैसे कैसे लोगों ने कम से कम शब्दों में मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उसके बाद फिर क्या हुआ कि अब पट तो यहाँ दोनों में नहीं पट रहा था, उदारवादी उग्रवादी में हमेशा ये लोग जो है क्या करते थे? क्षमा याचना की नीति अपनाते थे। तो यहाँ पे क्या हुआ 1907 में, जी हाँ, 1905 में बंगाल विभाजित हुआ, 1907 में जो है कांग्रेस का सूरत विभाजन हुआ, गरम दल और नरम दल दो भाग में बट गए। क्या कारण था? तो उदारवादियों का आंदोलन का कोई परिणाम नहीं था। जो लोग क्षमा याचना, प्रार्थना पत्र करते थे, कुछ रिजल्ट नहीं निकल रहा था। उसके बाद उग्रवादी जो है संवैधानिक रूप से असहमत थे। अब जो उग्रवादी नेता थे जो लड़ाई पे निर्भर रहते थे, लड़ाई को समर्थन देते, वो कहते कि संवैधानिक सब काम नहीं चलेगा, मारकाट करो तभी चलेगा। तो ये संवैधानिक रूप से सहमत नहीं थे। सरकार की दमनकारी नीतियाँ जो है एक कारण बनी। इसमें क्या हुआ? विद्यार्थियों को प्रताड़ित किया गया, वंदे मातरम का नारा लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, सार्वजनिक
सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिए गए। स्वदेशी कार्यकर्ता जो थे, जो स्वदेशी आंदोलन में भाग ले रहे थे, उनको दंड दिया गया, कारावास दिया गया, प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया, नेताओं को निर्वासन किया गया। तो ये सारे कारण जो थे, ये सारे कारण से जो हैं ये दमनकारी नीतियाँ, सरकार की दमनकारी नीति ही थी, जिसकी वजह से उग्रवादी बिल्कुल संतुष्ट नहीं थे उदारवादी से और अलग हुए, और ये सारे जो हैं दमनकारी नीति थे। अब उदारवादी बहुत पढ़ लिए, थोड़ा उग्रवादियों के बारे में जानते हैं। उग्रवादियों का क्या कार्यक्रम था, आगे की प्लानिंग क्या थी। तो यहाँ से जब आगे चले तो अरविंद घोष ने कहा कि शासन संचालन अवरुद्ध करो, मतलब इनको ठीक से शासन ही नहीं करने दो, जहाँ जहाँ योजना बना रहे हैं उसको असफल करो, और ऐसा कोई प्रयत्न ना करो जिसके इंग्लैंड को व्यापार वाणिज्य में लाभ पहुंचता हो। मतलब ऐसा कोई काम ना करो कि इंग्लैंड जो बिजनेस कर रहे हैं उनको कोई भी लाभ पहुंचे। कोई चीज़ मत खरीदो, उनकी कोई सेवा मत लो, उनको पैसे मत दो। तो ये सारे जो है किसने कहा, अरविंद घोष ने कहा था। कई जनसभा हुई और इसका नेतृत्व किसने किया, लाला लाजपत राय ने किया, बाल गंगाधर तिलक ने किया, बिपिन चंद्र लाल बालपाल हमेशा आगे रहते थे, इनका नाम आप याद रखिए। उग्रवादी नेताओं में प्रमुख नेता थे। बाद में भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ये लोग आए। स्वदेशी वस्तुओं का समर्थन किया गया, विदेशी वस्तुओं की दुकानों के समक्ष धरने प्रदर्शन हुए, यहाँ तक कि कई विदेशी वस्तुओं की दुकानें जो थी उन्हें लूट लिया गया, उन्हें जला दिया गया, उन्हें नुकसान पहुंचाया गया। तो ये उग्रवादियों का ये कार्यक्रम था। संघर्ष के कई विभिन्न रूप थे। देखिए, किसी भी चीज़ के लिए आवाज़ उठाने के लिए ना कई तरीके से उठाया जाता है। तो कुछ विभिन्न रूप इस प्रकार थे कि विदेशी वस्तुओं का विरोध, जनसभाएं और स्वयंसेवी संगठनों तथा समितियों का गठन। उसके बाद ये तीनों आप समझ गए होंगे। आगे देखिए, परंपरागत तथा लोकप्रिय उत्सवों के माध्यम से राष्ट्रवादी भावनाओं का प्रचार किया गया। देखिए, लोग क्या क्या चीज़ें अपना रहे हैं ताकि राष्ट्रवादी भावनाओं को, हम लोग राष्ट्रवाद का युग पढ़ रहे हैं, उग्रवाद उग्र राष्ट्रवाद का उदय हम लोग ये पढ़ रहे हैं। तो कैसे कैसे लोग तरह तरह के तरीके अपनाते थे। तो लोग विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते थे, है ना, जनसभा करते थे, स्वयंसेवी संगठन काम कर रहे थे, परंपरागत तथा लोकप्रिय उत्सव जो थे उनको बढ़ावा देते थे। उससे क्या पता चलेगा, लोगों को लगेगा कि हम एक हैं। दशहरा साथ में मनाएंगे और कोई बाहरी शक्ति भारत में अपना डेरा डाले हुई है तो उनको क्या लगेगा कि सब एक है, इस सब में हम लोग जो है अलग हो जाते हैं। आत्मविश्वास तथा आत्मशक्ति की भावना को बल दिया गया। स्वदेशी या राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बढ़ावा दिया गया, कहा गया भाई हम हिंदी सीखेंगे, अंग्रेजी नहीं सीखेंगे। स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया, जो भी उद्योग जो देश में थे, देश के लोग करते थे, उसको प्रोत्साहन दिया गया। सांस्कृतिक जगत में इसका प्रभाव उभरा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था, सांस्कृतिक परंपरागत महोत्सव वगैरह हो रहे थे। उसके बाद श्रमिक असंतोष, ये भी जो है, श्रमिक असंतोष मतलब जो लेबर कैटेगरी के लोग थे जो काम करते थे फैक्ट्री में, वो लोग असंतुष्ट थे पूरी तरीके से, तो वो भी क्या कर रहे थे, काम से भाग रहे थे। तो हर जगह से हर तरीके से अंग्रेजों को चोट पहुंचाने की, उन्हें नुकसान पहुंचाने की जो है यहाँ पे पूरी योजना बनाई गई। मैं इसे साजिश नहीं कहूँगा क्योंकि ये देश के प्रति था। उसके बाद बंगाल विभाजन का लोप हुआ। अब सरकार को समझ में आ गया ये सब मानने उनने वाला है नहीं, चलो भैया दिए दो। तो 1911 में बंगाल विभाजन को कैंसिल कर दिया गया। बिहार, उड़ीसा, बंगाल से अलग अलग संयुक्त प्रांत बनाए गए। असम पृथक प्रांत बना। असम जो था उसी में कहीं ना कहीं मिक्स हो रहा था बंगाल में, उसको एक अलग राज्य बनाया गया। स्वदेशी आंदोलन क्यों सफल हुआ, माफ़ कीजिएगा, स्वदेशी आंदोलन क्यों असफल हो गया। देखिए, बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन तो हुआ, लेकिन इसकी असफलता के कई कारण थे, ठीक से सफल नहीं हो पाया। सफल होता तो अंग्रेज उसी समय बोरिया बिस्तर लेके चले जाते। ब्रिटिश सरकार का कठोर एवं दमनात्मक रुख, यानी जो भी ब्रिटिश सरकार में जो बैठे थे अधिकारी, वो सीधे क्या करते थे, या तो गिरफ्तार करवाते थे या उन्हें फांसी पर लटकवा देते थे। तो ये कठोर रुख जो है, ये आंदोलन की जो है असफलता का कारण बना। उसके बाद आंदोलन का सक्रिय संगठन का रूप नहीं। देखिए, आंदोलन में क्या होता था, कभी कभी ये लोग खूब जोर से आंदोलन करते थे, कभी कभी साफ सो जाते थे। तो ये सक्रिय संगठन कोई नहीं था। आंदोलन में सक्रिय संगठन की कमी थी। 1908 तक आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया। 1905 से शुरू हुआ और 2-3 सालों में ही जो है लोग लंबे समय तक नहीं चल पाए। 1908 में क्या हुआ कि आंदोलन जो था वह क्या हुआ, ठंडा होने लगा। क्यों? क्योंकि उचित नेतृत्व करता नहीं था। 1907 की कांग्रेस की आंतरिक अशांति, आपस में लड़ रहे थे, विभाजन हो गया।
आंदोलन का सभी वर्गों में पैठ नहीं, हर तरह के वर्ग जो थे उनको जोड़ नहीं पाए स्वदेशी आंदोलन में। हर तरह के वर्ग मतलब हर तरह की जाति, हर तरह के धर्म, हर तरह के पेशेवर लोग। असहयोग या सत्याग्रह का व्यवहारिक रूप नहीं था। व्यवहारिक रूप से आप लोग क्या समझते हैं? मतलब कहने का मतलब कि जहां मन तहीं लोग जो है मीटिंग करना शुरू करते थे, योजना बनाना शुरू करते थे। किसी का कोई जो है एक व्यवस्थित रूप नहीं था किसी भी आंदोलन का, और आंदोलन के लिए कोई सुनिश्चित योजना नहीं थी। तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये सब कारण थे जिसकी वजह से स्वदेशी आंदोलन असफल हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे आप लोग बिल्कुल कभी कभी आ जाता है बंगाली विभाजन के कारणों का उल्लेख करते हुए स्वदेशी आंदोलन जो है कि सफलता के कारण को दर्शाएं। तो ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है भारतीय आधुनिक इतिहास का। उसके बाद कुछ सकारात्मक क्रांतिकारी पक्ष भी सामने आए। ये तो नकारात्मक थे। विदेशी शासन के विरुद्ध जो है पृथक वर्ग को जागृत किया गया। अब विदेशी शासन के विरुद्ध एक अलग वर्ग तो इस समय हम लोग यहाँ पर थे, माफ़ कीजिएगा मेरा वीडियो रुक गया था स्टोरेज की वजह से, कुछ आइटम्स मुझे डिलीट करने पड़े। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस प्रकार जो है स्वदेशी आंदोलन की असफलता के क्या कारण थे हमने देखा, और हमने देखा कि अब ये तो नकारात्मक रुख हो गया, ये नकारात्मक पक्ष हो गया। लेकिन हमें कोई भी चीज़ का नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पक्ष याद रखना होता है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, हमेशा प्रश्न में पूछा जाता है। तो सकारात्मक पक्ष क्या था, अब ये देखते हैं, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स देखते हैं। विदेशी शासन के विरुद्ध जो है एक अलग से वर्ग तैयार हो गया। अब लोगों को लगा कि ये हिंसा करने से भी आज़ादी मिलती है और असहयोग की भावना स्वदेशी आंदोलन जैसा आंदोलन करने से भी जो है यह आज़ादी मिल सकती है। तो एक नया वर्ग हो गया जो इन दोनों चीज़ों में विश्वास रखता था। उसके बाद असहयोग एवं सत्याग्रह का भाव परिलक्षित हुआ, वही चीज़ है। आगे और क्या क्या चीज़ हुआ, तो साहित्य एवं विज्ञान के क्षेत्र पर असर पड़ा। जी हाँ, आंदोलन का असर जो है वह साहित्य, देखिए हमें लिखा है साहित्य तथा विज्ञान के क्षेत्र पर भी असर पड़ा। साहित्य एवं विज्ञान में लोग रुचि लेने लगे। विज्ञान जैसे कि बम बनाना या कुछ ऐसे उग्र चीज़ें करना, और साहित्य यानी कि भारतीय साहित्य को बढ़ावा देना, तो इन दोनों पे प्रभाव पड़ा। उसके बाद आंदोलन से जो है क्या हुआ कि एक साहसिक राजनीतिक और एकता की महत्व का पता चला। लोगों को पता चला कि साहस जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है, और राजनीतिक रूप से अगर हम एकत्र रहेंगे, हम अलग अलग नहीं होंगे, अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति में हम नहीं उलझेंगे, तो हमें स्वतंत्रता मिल सकती है। तो यह भाव परिलक्षित हुआ। उपनिवेशी विचारों तथा संस्थाओं के वास्तविक मंशा से लोगों का परिचय हुआ। ये जो अंग्रेज थे, ये इनके सही स्वरूप, इनकी क्या मंशा है, इनसे जो है लोगों का परिचय हुआ इस आंदोलन के बाद। उसके बाद आंदोलन से प्राप्त अनुभव स्वतंत्रता संग्राम की भावी राजनीति को तय करने में क्या मिली, सहायता मिली। यानी आगे का स्वरूप कैसा हो आंदोलन का और किस प्रकार हमें आज़ादी मिल सकती है, इसका जो है एक समाधान लोगों के पास मिल गया। तो ये एक बहुत बड़ा ये सारे जो है फायदे हुए इस आंदोलन के, स्वदेशी आंदोलन के। नुकसान क्या हुए, तो ये सारे नुकसान जो हमने इधर देखा कि माफ़ कीजिएगा, क्या असफलता है, क्या कारण थे, ये नकारात्मक पक्ष। नुकसान तो बहुत सारा हुआ, कई नेताओं को जेल जाना पड़ा, कई लोगों को फांसी हो गई, कई लोगों पे देशद्रोह का आंदोलन चलाया गया। तो लेकिन ये सारे नकारात्मक पक्ष भी हमारे सामने हैं। अब आगे चलते हैं। उदारवादी यानी कि नरमपंथी और उग्रवादी यानी गर्मपंथी में अंतर। देखिए अंतर ऑलमोस्ट आपको पता चल गया होगा, लेकिन अब जान लीजिए ताकि आपको परीक्षा में लिखने में बहुत ही आसानी होगी। सामाजिक आधार, जमींदार तथा शहरों के उच्च मध्य वर्गीय लोगों के बीच। अब ये लोग कहाँ बैठते थे, किसके बीच बैठते थे, किसको ज़्यादा वैल्यू, जमींदार को और शहर के मध्य वर्गीय। लेकिन उग्रवादी जो थे वह शहर के शिक्षित, निम्न वर्गीय, मध्य वर्गीय लोगों के बीच थे। देखिए शहर के शिक्षित, निम्न, मध्य वर्गीय लोगों के बीच। तो यहाँ पे देखिए क्या अंतर है दोनों में। इनमें जमींदार है, इनमें जमींदार नहीं। जमींदारों को उग्रवादी सपोर्ट नहीं करते, बस इतना जान के चलिए, क्योंकि उन्हें लगता था कहीं ना कहीं जो है ये लोग भी, जमींदार लोग भी शोषण करते हैं। दूसरा अंतर, पाश्चात्य उदार विचार एवं यूरोपीय इतिहास। अब
इनका क्या था, इनमें बहुत सारे लोग जो थे पाश्चात्य विचार को समर्थन देते थे, लेकिन ये लोग किसको, भारतीय इतिहास संस्कृति को अपनी विरासत मानते थे और उसी को समर्थन देते थे। तो ये विदेशी को समर्थन, ये देशी को समर्थन, ऐसे मोटे तौर पे याद रखिए। उसके बाद तीसरा, ब्रिटिश न्यायपालिका में विश्वास था, उन्हें न्यायप्रियता विश्वास था। उन्हें लगता था कि अगर हम ब्रिटिश सरकार को अपनी समस्या समझा देंगे तो हमें न्याय मिल जाएगा, उनको विश्वास था। लेकिन इनको कोई भी निष्ठा नहीं थी, ब्रिटिश में, अंग्रेजों में कोई निष्ठा नहीं थी, कोई श्रद्धा नहीं थी। श्रद्धा होती तो मारते क्यों उनको। ब्रिटेन के साथ संबंध जो था वह सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से लाभप्रद था, इनका मानना था। लेकिन यहाँ उग्रवादियों का क्या मानना था कि ब्रिटेन से कोई भी संबंध रखेंगे तो हमारा शोषण ही होगा, इससे बढ़कर कुछ नहीं होगा। तो देखिए दोनों में कितना अंतर था कि यहाँ पे ये लोग ब्रिटेन के कहीं ना कहीं पक्ष में थे, ये खिलाफ थे। बस इतना बस ध्यान में रखिएगा। जन सामान्य की राजनीतिक भागीदारी को सहमत नहीं थे। इनका मानना था कि एक एक आदमी को यहाँ पर जो है, एक एक व्यक्ति, जन सामान्य यानी कि एक एक व्यक्ति को जो है आना जो है, इससे हमें आज़ादी नहीं मिलेगी। एक एक व्यक्ति सपोर्ट करके आज़ादी नहीं मिलेगी। ये क्या करते, जन सामान्य की भूमिका को नहीं मानते थे, जबकि इनका जो था जन सामान्य की भावना था, शांति में पूर्ण निष्ठा थी। ये नॉर्मल एक साधारण लोगों के लिए ही काम करते थे। ब्रिटिश ताज में पूर्ण निष्ठा थी उन लोगों की, क्योंकि विश्वास रखते थे, इनकी कोई निष्ठा नहीं थी। ठीक है। उसके बाद सरकारी सेवाओं में भारतीयों की सहभागिता बढ़ाने की मांग थी। इनको कहना था, थोड़ा सा कैमरे को नीचे कर दूं मैं, इनका कहना था कि सरकारी जो सेवा है, ब्रिटिश सेवा, उसमें भारतीयों की एंट्री दीजिए, भारतीयों को भी ज्वाइन करवाइए, भारतीयों को भी उसमें जो है भागीदारी होनी चाहिए। ये कौन कहते थे, नरमपंथी के लोग कहते थे। गर्मपंथी कहते नहीं चाहिए तुम्हारा राजपाट, नौकरी चाकरी, स्वराज की मांग, सीधे कहते हमें अपना देश चाहिए, बस बात खत्म, स्वराज की मांग। जी हाँ। उसके बाद नरमपंथी दल जो थे वह संवैधानिक दायरे में रहकर काम करते थे, जबकि यह जो थे आवश्यक पड़ने पर सभी तरीके उपयोग करते थे, मार धार, बम फेंकना, चाकू मारना, सब करना जानते थे। ये इनको संविधान में विश्वास नहीं था। उसके बाद नौवा, पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे और ये भारतीय साहित्य के समर्थक थे। तो देखिए कैसे जो है अंतर बिल्कुल सामने है आपके, केवल पढ़ लेने मात्र से याद हो जाएगा। अब यहाँ पे सूरत विभाजन के बारे में आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से परिचित होंगे। सूरत विभाजन 1907 में हुआ। कारण क्या था, कांग्रेस में दो विपरीत विचारधारा, एक गर्मपंथी एक नरमपंथी। तो दो गो लोग, दोनों अलग अलग उल्टा सोचता है एक दूसरे से, तो भाई बंटना तय है। कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष उस समय रास बिहारी बोस थे 1907 में, और उसी समय सूरत विभाजन हुआ। सूरत के कांग्रेस अधिवेशन 1907 में, जिसके अध्यक्ष रास बिहारी बोस थे, उसी के समय जो है क्या हुआ, कांग्रेस का विभाजन हो गया। और कारण क्या था, मुख्य कारण दो अलग अलग विचारधारा। अब इसमें बात जानते हैं मार्ले मिंटो सुधार। इसमें क्या हुआ, अक्टूबर 1906 का समय था। इसमें क्या हुआ, आगा खां के नेतृत्व में एक मुस्लिम मंडल जो है, प्रतिनिधि मंडल, वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला। लॉर्ड मिंटो से एक मुस्लिम लोग जो थे, उनका एक ग्रुप, एक प्रतिनिधि मंडल मिला, उनको रिक्वेस्ट किया तथा पृथक मुस्लिम निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की मांग की। उन्होंने कहा कि हमें अपना निर्वाचन पद्धति दीजिए, हम देशवासियों में सबसे मिलकर अपना चुनाव नहीं करवा सकते। अब मार्ले मिंटो को जो है पक्ष मिल गया। अब मार्ले कौन थे, मिंटो कौन थे, देखिए मार्ले और मिंटो। लॉर्ड मार्ले जो थे वो क्या थे, ब्रिटेन में भारत के सचिव थे, और मिंटो जो थे उस समय वायसराय थे। तो इनको मौका मिल गया। इन्होंने क्या किया कि मिल के ये योजना बना डाली। क्या किया उन्होंने, तो केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषद में निर्वाचन सदस्य संख्या में वृद्धि कर दी गई, और मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन के लिए अलग से सीट रिजर्व कर दिया गया, आरक्षित कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं देश को तोड़ने की साजिश हो गई। मुस्लिम लीग ने गलती की और उसको जो है क्या कर दिया, अंग्रेजों ने बना दिया। मार्ले मिंटो सुधार के बारे में जाने तो क्या क्या थी क्या थे इसके प्रावधान। तो केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषद के निर्वाचित संख्या सदस्य में वृद्धि, पहला प्रावधान याद रखिएगा, कभी कभी एक्सप्लेन करने के लिए जाता है। मुसलमानों को पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व, यानी उनको एक अलग सामुदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया।
निर्वाचित सदस्यों को आर्थिक प्रस्ताव पर बहस करने, प्रश्न पूछने, संशोधन प्रस्ताव रखने का अधिकार दिया गया, लेकिन मत देने का अधिकार 1909 के पार्लियामेंटों में नहीं था। उसके बाद गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्य नियुक्त करने की व्यवस्था की गई कि अब जो है गवर्नर सदस्य की जो कार्यकारिणी परिषद है उसमें एक भारतीय भी होगा या 2 भारतीय होंगे, ऐसे करके। अब प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा निर्वाचित सदस्यों का चुनाव होने लगा। तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन मतलब जो हम लोग देते हैं वोट, वही अप्रत्यक्ष निर्वाचन है। तो इसमें क्या हुआ, मतदान प्रणाली का उसी समय से शुरुआत हो गई, उसी समय से जो है मतदान प्रणाली की शुरुआत हो गई। तो ये चैप्टर था। इसके बाद 13वां चैप्टर आप देख सकते हैं, मैंने लिखा है क्रांतिकारी गतिविधियों का पहला चरण 7 से 17। इसके बारे में डिटेल में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ेंगे। आपको मैं लेके चलूँगा 13वें पृष्ठ पर अगले दिन, और कितने आसानी से हम लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ लिया। क्या था चैप्टर का नाम? उग्र राष्ट्रवाद का उदय। और हमने क्या क्या पढ़ा देखिए, मैं बिना पेज पलटे हुए आपको बताता हूँ। उग्र राष्ट्रवाद को हमने शुरू किया, सबसे पहले इसके कारणों का उल्लेख किया। उसके बाद उग्र राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुई, उसके बाद उग्र राष्ट्रवाद के युग में बंगाल विभाजन का क्या महत्व है, क्यों बंगाल विभाजन हुआ, कब रद्द हुआ, बंगाल विभाजन के बाद जो आंदोलन हुए स्वदेशी आंदोलन, उसका वो क्यों असफल हो गया, और उसके कुछ सकारात्मक पक्ष, और उसके बाद पार्लियामेंट्री सुधार। कितने आसानी से हमने जिसको पढ़ लिया और कितने आराम से ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया। बहुत ही लंबा चैप्टर था। अब दोस्तों जो है हम लोग चैप्टर 13 जल्द ही लेके आएंगे। आइए चलते हैं अपने मेन वीडियो पे। तो दोस्तों देखा आपने किस प्रकार कितनी आसानी से इतना बड़े चैप्टर को हमने आराम से पढ़ लिया बिना किसी परेशानी के, और समझ लिया, नोट्स भी बन गए। जी हाँ, पूरी की पूरी ये इतनी मोटी स्पेक्ट्रम किताब है, पूरी की पूरी मैं खत्म करने वाला हूं, और ये अध्याय 12 आज समाप्त हो गया। अध्याय 13 में कल वीडियो लेके आऊंगा, आप सभी देखना ना भूलिएगा। इसी चैनल पे जो है रोजाना सुबह में 7, 8, 9 के आसपास में वीडियोस डालता हूं, अपलोड होता है। आप लोग देखिए और इन स्पेक्ट्रम की हिस्ट्री को एंजॉय कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, आपकी सफलता के लिए। थैंक यू।